Assalamu alaikum dear students, welcome to the knowledge blog. Today we are going to discuss the third lecture of biology. Welcome to the series of biology. आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड कि साइंस किस तरह कोलैबोरेशन करती है बाकी सारी फील्ड्स के साथ और हमें क्या इसका फ्रूट मिलता है और इसके क्या आउटकम्स हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. The first one is science is a collaborative field in which researchers from various discipline fields work together to solve the complex problems. complex problems को solve करने के लिए जो researchers हैं different books के, यानी आप physics ले लें, chemistry ले लें, वो सब मिलके science के साथ यानी biology के साथ मिलके काम करते हैं. हर बंदा अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करता है, अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज़ करता है और फिर प्रॉब्लम को टैकल करने में हेल्प आउट करते हैं. और इसमें देखें तो इट ऑफन लीड्स टू क्विकर एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन. सस्टेनेबल का मतलब होता है कि देर बाद जो सोल्यूशन चलता है और उससे इन्वायरमेंट को भी कोई ज़्यादा हार्मफुल एस्पेक्ट्स उसके सामने नहीं आते. क्विकर मीन्स के तेज़ी से और सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाता है. यहाँ पे हम लोग आगे जो फर्दर स्टडी करेंगे दैट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट को स्टडी करने के लिए किस तरह साइंस ने कोलैबोरेशन की थी डिफरेंट फील्ड्स के साथ. द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम्स टू सीक्वेंस एंड मैप द इंटायर ह्यूमन जीनोम. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये 2003 में कंप्लीट हुआ था. पूरा जो ह्यूमंस का जीनोम था, इंटायर जीनोम था, उसकी सीक्वेंसिंग. तो इसमें वेरियस जो रिसर्चर्स थे वो इन्वॉल्व थे. वो आगे बताया हुआ है कि किन किन डिसिप्लिन्स के थे. that belongs to molecular biology, genetics, informatics and computer sciences. इन सब ने मिलके काम किया था और बहुत ज़्यादा टाइम के बाद यानी काफ़ी अरसे के बाद जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था या ह्यूमन का जो जीनोम था उसकी सीक्वेंसिंग हुई थी. द नेक्स्ट वन इज़ क्लाइमेट चेंज रिसर्च. क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम सबको मालूम है. विद द पैसेज ऑफ टाइम टेम्परेचर जो है वो राइज़ कर रहा है और इसके ऊपर रिसर्च के लिए कोलैबोरेशंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं. सिर्फ एक सब्जेक्ट के लोग इसके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते. सबको कोलैबोरेट करना चाहिए, सबको इसके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, तो इसके फ्रूट्स भी ज़्यादा होंगे, इसके आउटकम्स भी ज़्यादा होंगे. तो क्लाइमेट चेंज के लिए कौन कौन से जो फील्ड्स हैं वो इसके साथ कोलैबोरेशन कर सकती हैं. दैट इज़ एटमॉस्फेरिक साइंसेस. ज़ाहिर सी बात है एटमॉस्फेरिक साइंस मिलेगी तो हम क्लाइमेट को स्टडी करेंगे. बायोलॉजी के साथ इकोलॉजी, इर्द गिर्द क्या क्या कुछ चल रहा है ये भी हेल्प आउट करेगी. इकनॉमिक्स, yes it must be helpful. and the next one is sociology. ये सारी ब्रांचेस जो हैं ये मिलेंगी, फील्ड्स हैं मिलेंगी और बायो के साथ मिलके काम करेंगी. द नेक्स्ट वन इज़ मेडिकल रिसर्च. अब मेडिकल रिसर्च किस तरह कोलैबोरेट करती है. मेडिकल रिसर्च ऑफन डिपेंड्स ऑन डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन. फॉर एग्जांपल कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व्स ऑन्कोलॉजिस्ट. अब कैंसर की रिसर्च के लिए हमें ऑन्कोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, कैंसर कंसल्टेंट्स भी उनको कहते हैं. उसके अलावा हमें बायोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, बायोकेमिस्ट की ज़रूरत होती है, जेनेटिक्स की ज़रूरत होती है, फार्माकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है और स्टैटिशियंस की ज़रूरत होती है. अब हमने कैंसर की रिसर्च करनी है, ठीक है. सबसे पहले हम पेशेंट्स देखेंगे. पेशेंट्स को स्टडी करने के लिए ज़ाहिर सी बात है हमें कैंसर कंसल्टेंट्स की ज़रूरत होगी. बायोलॉजिस्ट ने देखना है कि उनके पूरी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, उनकी भी ज़रूरत होगी. बायोकेमिस्ट ने देखना है कि केमिकली क्या क्या चेंजेस आ रही हैं बॉडी के अंदर. जेनेटिक्स ने देखना है कि जीन्स के अंदर कैंसर ऑब्वियसली जेनेटिक्स की वजह से है, तो जीन्स के अंदर इसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, जेनेटिक मेकअप में क्या क्या कुछ हो रहा है जब कैंसर किसी बंदे को हो गया है. तो फार्माकोलॉजिस्ट बताएंगे कि इसके लिए मेडिसिन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं या कौन कौन सी इफ़ेक्टिव हैं. और स्टैटिशियंस बताएंगे डाटा को पूरे को आफ्टर रिसर्च एनालाइज करके उसका जो रिज़ल्ट आउटकम जो है उसको प्रेजेंटिव वे में डिस्प्ले करेंगे. दैट आर स्टैटिशियंस. The next one is currently very important, that is robotics and artificial intelligence, AI tools. हम सबको मालूम है किस तरह हमें आजकल हेल्प आउट कर रहे हैं और ये ऐसे ही नहीं बने. इसके लिए हेल्प की है किस डिसिप्लिन ने. कंप्यूटर साइंसेस ने. ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंसेस ने हेल्प की है क्योंकि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है रोबोट्स बनाने के लिए. इंजीनियरिंग ने हेल्प की है किस तरह कौन सा पार्ट्स को जोड़ने में, उन पार्ट्स की मैकेनिकली क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी, किस तरह कोलैबोरेट करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में डिफरेंट फार्मूलाज वगैरह का यूज़ होता है और ये भी चीज़ें यूज़ होती हैं. न्यूरो साइंस यानी कि न्यूरो साइंस ने भी हेल्प किया है और साइकोलॉजी ने भी, कि ये सारी चीज़ें अगर हम किसी रोबोट से कोई क्वेश्चनिंग करते हैं, हम सबको पता है कि जितने भी रोबोट्स हैं हमारे हर क्वेश्चन
का आंसर कर रहे होते हैं, तो उनके दिमाग के मुताबिक उनकी जो न्यूरो साइंस है उसके अकॉर्डिंग, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं, आंसर्स कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके अंदर फीड की जाती हैं। और दिस कोलैबोरेशन हैज़ लीड to significant advancements in robotic systems, autonomous vehicles, machine learning and natural language processing। ये सारी चीज़ें इनका आउटकम है कि इन सब चीज़ों को मिला के हमें ये आउटकम्स मिल रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज़ स्पेस एक्सप्लोरेशन। यानी स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए किस तरह बायोलॉजी कोलैबोरेशन कर रही है विद अदर डिसिप्लिन्स। Organizations like NASA का हम सबको मालूम है, NASA and International Space Station ISS involves scientists from various fields। यहाँ पे आपसे ISS का भी पूछ सकते हैं, ISS stands for MCQs में आपसे पूछ सकते हैं। जो फील्ड्स इन्वॉल्व हैं दैट इज़ एस्ट्रोफिज़िक्स है, एस्ट्रोफिज़िक्स स्पेस को स्टडी करती है, स्पेस में जो कुछ हो रहा है। उसके बाद प्लानिटरी है, प्लानिटरी साइंस के प्लैनेट्स को स्टडी करती है। इंजीनियरिंग है, बायोलॉजी है एंड मेडिसिन। ये सारे डिसिप्लिन्स कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं। और फिर हमने अब तक जितना भी स्पेस के बारे में पढ़ा है या जितना भी हमें नासा ने बताया है, ये सब कुछ हमें इनकी कोलैबोरेशन के बाद ही मिला है। दीज कोलैबोरेशंस इनेबल साइंटिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द कॉस्मोस। कॉस्मोस किसको कहते हैं? द एंटायर यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स के अंदर मैटर, स्पेस या फिर जितनी भी एनर्जी है एग्जिस्ट करती है, हम सबको मिला के कॉस्मोस भी कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने फिर ये सब करने के बाद ही कॉस्मोस को स्टडी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड टॉपिक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, और पूरी बायोलॉजी को समझने के लिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी रिसर्च आजकल हो रही है उस सबको, रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए, रिसर्च को आगे लेके जाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड आप लोग सब फेमिलियर होंगे इस वर्ड से, लेकिन आज मैं आप लोगों को एग्जांपल्स के साथ, आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको मुकम्मल तौर पर इसकी समझ आ जाएगी। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ भी समझाऊंगी कि इसके स्टेप्स को हम लोग किस तरह याद कर सकते हैं, किस तरह समझ सकते हैं। तो साइंटिफिक मेथड की अगर हम बात करें तो बेसिकली साइंटिफिक मेथड जो होता है बायोलॉजिकल मेथड होता है, इसको हम साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं बायोलॉजी में। और ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो बायोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं नेचुरल फिनोमेना जो हमारे इर्द गिर्द होता है, हमारे जितनी भी डिस्कवरीज होती हैं उनको चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए, रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। साइंटिफिक स्टेप्स, साइंटिस्ट टेक साइंटिफिक स्टेप्स फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क और रिसर्च। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड साइंटिफिक मेथड्स। इनको हम साइंटिफिक मेथड्स कहते हैं, और बायोलॉजिकल रिसर्च में हम इनको बायोलॉजिकल मेथड्स भी कहते हैं। तो इसके अगर हम स्टेप्स की बात करें तो इसके जो स्टेप हैं दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ रिकग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स। सबसे पहले अगर हम रिकग्निशन की तरफ आएँ तो ये बेसिक स्टेप है वो वाला जहाँ पे हमने रिकग्नाइज़ किया किसी प्रॉब्लम को। अब हम चलते फिरते हैं रोज़, हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो एक साइंटिस्ट होता है, जिसका एक साइंटिस्ट ब्रेन होता है, वो इन प्रॉब्लम्स को सिर्फ देखता ही नहीं है बल्कि एनालाइज भी करता है कि आखिर ये मसाइल क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि इर्द गिर्द जितने भी कायनात है उसको देखें, उस पर मुशाहिदा करें, गौर व फिक्र करें, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं देखने को मिलेंगी, डिस्कवर करने को मिलेंगी। तो रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को, स्पेसिफिक इशू, कोई फिनोमेना हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। सच प्रॉब्लम इज़ आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड फॉर हिमसेल्फ। खुद से भी हमारे दिमाग में आ सकती है या कोई हमसे पूछ भी सकता है कि यार ऐसा क्यों है। फॉर एग्जाम्पल आगे दी हुई है कि एक बायोलॉजिस्ट है वो नोट करता है कि प्लांट्स इन एन एरिया आर ग्रोइंग टॉलर देन द यूजुअल, कि एक एरिया है वहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो लंबे हैं, बाकी सारे एरियाज़ में स्मॉल हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन से फैक्टर्स इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, प्लांट्स क्यों ऐसे हैं। दिस प्रॉब्लम्स बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ साइंटिफिक इंक्वायरी। अब वो उसके दिमाग में ये बात आई, या आप इस तरह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी एरिया में आप देखें तो प्लांट्स जो हैं, आपने देखे हैं कि किसी भी एरिया के अंदर जो प्लांट्स हैं, थोड़े से प्लांट्स ऐसे हैं जो जल्दी ग्रो कर रहे हैं, थोड़े से प्लांट्स ऐसे हैं जो स्लो ग्रो कर रहे हैं।
तो अब आपने देखा है कि ये क्या मसला है ना इन प्लांट्स के साथ, कि कुछ जो हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में पड़े हैं तो जल्दी ग्रो कर रहे हैं, जो थोड़ा सा साइड पे पड़े हैं शेड में आप लोग कह सकते हैं, तो वो उनकी जो ग्रोथ रेट है उनका वो कम है कंपैरेटिव दूसरों से। तो उसने सोचा है कि ये किसी ने उसे ये क्वेश्चन किया है कि ऐसा क्यों है, तो ये उसने प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ किया है। द सेकेंड स्टेप इज़ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, इसमें हम लोग अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं। 5 सेंसेस हम उनको यूज़ करते हैं टेस्ट, स्मेल, टच, किसी चीज़ को सुनना, किसी चीज़ को देखना, ये सारी हम अपनी जो 5 सेंसेस हैं हम उनको यूज़ करते हैं। दे आल्सो रीड एंड स्टडी द प्रीवियस रिसर्चेस ऑन द सेम और रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब एक बंदा है, उसने देखा है कि एक एरिया है, उसके अंदर जो प्लांट्स हैं जो डायरेक्ट सनलाइट में पड़े हैं उनका ग्रोथ रेट ज़्यादा है, और जो शेड्स में पड़े हुए हैं उनका ग्रोथ रेट कम है। तो वो क्या करेगा कि अब उसने कहा कि मैं इसको सॉर्ट आउट तो करूँ, ये प्रॉब्लम है क्या। तो वो क्या करेगा कि पिछली रिसर्चेस को वो खोलेगा, देखना स्टार्ट करेगा कि क्या इशू था ना, पहले कोई रिसर्च हुई है इससे अकॉर्डिंग प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इस तरह की रिसर्च को वो फॉलो करना स्टार्ट करेगा। अब ऑब्जर्वेशंस 2 टाइप की होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम लोग टेक्सचर देखते हैं, कलर देखते हैं फ्लावर्स का या प्लांट्स का। तो क्वालिटेटिव जो है बहुत इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते मैथमेटिकल वर्ड्स में, तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है। और जो क्वांटिटेटिव होती है इसको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं या फिर कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट हो सकती है। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट देन द क्वालिटेटिव बिकॉज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर इनवेरिएबल, मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स। अब आपसे एक एग्जामिनर के भी पूछ सकता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस विच वन इज़ द मोस्ट एक्यूरेट, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एंड वाई। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव 2 तरह की ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उनको उसने फॉलो किया है। अब द नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन अरेज कर दिया है कि प्लांट्स क्यों फास्टर ग्रो कर रहे हैं सनलाइट के अंदर। अब उसने रिसर्चेस को फॉलो करना भी स्टार्ट कर दिया है एक बंदे ने। द नेक्स्ट वन इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या होता है कि एक ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक स्टेटमेंट देते हैं, दैट उस स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंट से फर्दर सही भी प्रूव किया जा सकता है और गलत भी प्रूव किया जा सकता है, लेकिन वो बस उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी है। जिस तरह मैं अभी आपको एक प्लांट की एग्जांपल दे रही हूँ कि एक प्लांट सनलाइट में पड़ा है, डायरेक्ट सनलाइट में उसकी ग्रोथ ज़्यादा है और शेड में उसकी ग्रोथ कम है। तो क्या हुआ है कि साइंटिस्ट ने एक स्टेटमेंट दे दी है कि प्लांट्स ग्रो फास्टर इन सनलाइट बिकॉज फोटोसिंथेसिस अकर मोर एफिशिएंटली विद मोर लाइट, यानी कि हो सकता है कि डायरेक्ट सनलाइट की वजह से उनका ग्रोथ रेट ज़्यादा हो। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है कि ये वजह थी कि उन्होंने हाइपोथेसिस दे दी है कि ये वजह थी कि प्लांट्स का ग्रोथ रेट ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हाइपोथेसिस उन्होंने दे दिया है। हाइपोथेसिस अगर हम बुक के अकॉर्डिंग देखें तो टेंटेटिव आंसर्स होते हैं हमारी जो ऑब्जर्वेशंस के, हमारे जो प्रॉब्लम का टेंटेटिव मतलब कि प्रूव्ड नहीं है, एक सिर्फ उन्होंने अपना ख्याल जाहिर किया है, एक उन्होंने बता दिया है कि इस वजह से ऐसा हो सकता है। अब उसको इट इज़ अ प्रपोज्ड स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम। ये एक स्टेटमेंट होती है जो प्रॉब्लम को आंसर कर रहा होता है। इट ऑलवेज मैचेस विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस के साथ इसको मैच करना चाहिए। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इसको टेस्ट किया जाता है फर्दर। और देर इज़ ऑलवेज अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस को डिसप्रूव करने के लिए हमेशा एक तरीका कार, मतलब कि हो सकता है कि वो 100% चांसेस हैं कि प्रूव हो जाएं, 100% चांसेस होते हैं कि वो डिसप्रूव हो जाएं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड द नेक्स्ट वन इज़ डिडक्शन। डिडक्शन में अगर हम आएँ तो डिडक्शन में साइंटिस्ट ने क्या किया है कि लॉजिकल रिजल्ट्स फॉर द हाइपोथेसिस उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया है कि अब हमारे पास जो स्टेटमेंट आई है उसका हम लॉजिकल रिजल्ट क्या निकालेंगे, रीजनिंग क्या देंगे। सच लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शन। यूजुअली डिडक्शंस फॉलो द पैटर्न ऑफ इफ और देन, यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल वही दे रही हूँ दोबारा से ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए बात, कि अगर प्लांट्स ये वाले ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, इफ़ द प्लांट्स इन डायरेक्ट सनलाइट ग्रोथ faster, then it is maybe due to the rate of sunlight is directly proportional to the photosynthesis। के रेट ऑफ सनलाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटोसिंथेसिस के, तो हो सकता है कि इस वजह से प्लांट्स जो हैं वो धूप में पड़े हुए हैं तो उनका ग्रोथ रेट ज़्यादा है। साइंटिस्ट अज्यूम दैट इफ़ हाइपोथेसिस इज ट्रू देन व्हाट माइट बी द रिजल्ट। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है, हाइपोथेसिस की है लीव का जो डिसकलरेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ के लीव्स हैं उनकी ग्रोथ भी कम है, स्टंट हो गई है और उनका कलर भी ख़राब हो गया है प्लांट्स के अंदर। तो ये क्यों है? इज़ कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल। ये इस वजह से है कि सॉइल में आयरन की डेफिशिएंसी है। तो डिडक्शन इसकी क्या होगी? इफ़ आयरन डेफिशिएंसी इज़ काजिंग द सिम्टम्स देन एडिंग आयरन टू द सॉइल विल इम्प्रूव द कलर ऑफ द लीव्स एंड प्रमोट प्लांट ग्रोथ। कि अगर हम ये प्रॉब्लम का ये मसला है कि प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम सॉइल को अगर हम आयरन प्रोवाइड करें तो ये प्रॉब्लम हल हो सकता है। अगर मैं आपको अपनी प्रीवियस एग्जांपल दूं तो दैट इज़ द सेम कि अगर जो शेड में पड़े हुए फ्लावर्स हैं या प्लांट्स हैं, अगर हम उनको भी उठा के धूप में रख देंगे तो उनका भी ग्रोथ रेट फास्टर हो जाएगा। यानी इन्होंने एक सोल्यूशन दे दिया है। नेक्स्ट अब इस सोल्यूशन को प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं हम यूज़ करते हैं। इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप है किसी भी साइंटिफिक मेथड का, बहुत ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स प्रूव करते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस है वो सही है या गलत है, उसका मतलब क्या हिसाब है। तो ये सारा हाइपोथेसिस जो होता है वो इसको प्रूव करता है। इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइनिंग एंड कंडक्टिंग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट टू द टेस्ट हाइपोथेसिस। पूरे एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए। इसके अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं 2 टाइप्स के, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स द फैक्टर जो होते हैं वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल लाइट को अगर हम ले लें, किसी चीज़ पे भी डिपेंड नहीं करती। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं, प्लांट की जो ग्रोथ है वो डिपेंड कर रही है लाइट के ऊपर, तो प्लांट्स क्या होंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। कंट्रोल्ड वेरिएबल्स वो वाले फैक्टर्स होते हैं तो कॉन्स्टेंट होते हैं, जो चेंज नहीं किए जा सकते। वो वाटर या सॉइल, आप इस तरह की चीज़ें कंसीडर कर लें, वो प्लांट्स को मिलने ही मिलने हैं, शेड में भी मिलेंगे और धूप में भी उनको मिलेंगे। साइंटिस्ट जो हैं हाइपोथेसिस को प्रूव करते हैं, रिजेक्ट करते हैं या फिर प्रूव करते हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के बाद। साइंटिस्ट मेक अ न्यू डिडक्शंस फ्रॉम द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट्स एंड कंफर्म्स द करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस। अब साइंटिस्ट ने क्या किया है? हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया कि जी ये हाइपोथेसिस ठीक था। अब उस ठीक हाइपोथेसिस पे भी फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उसको आगे प्रूव करने के लिए। हर तरीके से उसको एक्सपेरिमेंटेशन कंडक्ट की जाती है ताकि वो हाइपोथेसिस किसी तरीके से कहीं से भी अगर गलत है तो वो डिसप्रूव हो जाए। अब यहाँ पे बुक में बताया हुआ है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप वो वाला ग्रुप होता है जहाँ पे हम लोग मैक्सिमम किसी चीज़ को कंडीशंस देते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एक शेड में पड़ा हुआ प्लांट है और एक धूप में, ये दोनों हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गए हैं। एक को हमने कम शेड देना है और एक को डायरेक्ट सनलाइट देनी है और एक को हमने कम सनलाइट दी है। अब हमने कंट्रोल ग्रुप में एक ऐसा ग्रुप रखना है जिसको हमने टाइम उतने ही टाइम पीरियड के लिए वो अपना प्रॉपर डार्क पीरियड भी लेगा, अपना प्रॉपर लाइट पीरियड भी लेगा, प्रॉपर उसको सनलाइट भी प्रोवाइड की जाएगी, शेड भी प्रोवाइड किया जाएगा, वाटर सॉइल उसकी सब कुछ उसका मैक्सिमम होगा ताकि प्लांट अपनी मैक्सिमम ग्रोथ दिखा सके। तो उसको हम कहेंगे कंट्रोल ग्रुप। अगर यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे दूँगी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल पेट्री प्लेट्स में हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास फंगस है, हमने 3 टाइप्स की फंगस को पेट्री प्लेट्स में अप्लाई कर दिया है। तो हमारे पास हमने पेट्री प्लेट्स में फंगस को रखा है, एक के ऊपर हमने एक किस्म का केमिकल अप्लाई किया है, दूसरी पेट्री प्लेट में हमने एक फंगस को रखा है और उसी फंगस को रखा है और दूसरी किस्म का केमिकल अप्लाई किया है, फिर हमने तीसरी किस्म का केमिकल, ये हमने 3 केमिकल्स एक ही फंगस पे अप्लाई कर दिए हैं और हमने रिज़ल्ट देखना है कि कौन सा केमिकल जल्दी उस फंगस को किल कर रहा है। तो हम इसके साथ एक कंट्रोल ग्रुप लगाएंगे जिसमें हम फंगस के ऊपर कोई केमिकल अप्लाई नहीं करेंगे और उसको हम वैसे ही रखेंगे हल्का सा मॉइस्चर दे के एक पेट्री प्लेट में, यानी वो हमारी चौथी कंट्रोल ग्रुप पेट्री प्लेट होगी ताकि हमें पता चले कि फंगस को केमिकल के अलावा कोई और चीज़ तो नहीं किल कर रही, किसी और तरीके से इफ़ेक्ट कर रही। तो वो हमें उस पेट्री प्लेट से, उस कंट्रोल ग्रुप से पता चलेगा कि हमारे वेरिएबल्स के अलावा या हमारे जो भी प्रोसेस है उसके अलावा कोई और चीज़ तो उसको इफ़ेक्ट नहीं कर रही। तो इस तरह ये कंट्रोल ग्रुप है। When scientists do experiments
they arrange two settings. The one is experimental group and the second one is control group. For example, we want to experiment to test the necessity of the carbon dioxide and for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसिटी को चेक करना है. यू विल अरेंज टू सिमिलर प्लांट्स, दो प्लांट्स को अरेंज करेंगे, और यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट, उसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप करेंगे और कहेंगे, और एक को हमने फुली कार्बन डाइऑक्साइड अप्लाई कर दी है और उसको सारा कुछ बाकी भी अप्लाई किया है, दैट इज़ कंट्रोल ग्रुप. तो यहाँ से आपको समझ आ गई होगी. द नेक्स्ट वन इज़ रिज़ल्ट्स को अगर हम देखें तो साइंटिस्ट गैदर करते हैं डाटा को एक्सपेरिमेंट्स के बाद, और उनको फिर प्रॉपर डाटा एनालाइज करते हैं स्टैटिस्टिक्स टूल्स के साथ, और उनको प्रॉपरली यूज़ करते हैं, डाटा एनालाइज करते हैं, और फिर उनको रिसर्च पेपर्स की सूरत में या जर्नल्स में पब्लिश करते हैं, रिपोर्ट्स राइटिंग की सूरत में. उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद आगे डिस्प्ले करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, और उस रिसर्च को लोगों को दिखाते हैं कि हमारी ये वाला जो प्रोसेस था उसका ये आगे रिज़ल्ट्स निकले हैं और इनसे हमें ये फ़ायदा हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है. इसको हम रिपोर्टिंग रिजल्ट्स भी कहते हैं. अपनी फाइंडिंग्स को दूसरों के साथ, अपने आर्टिकल्स को, अपनी रिपोर्ट्स को, प्रेजेंटेशंस को दूसरों के साथ शेयर करना और फिर फर्दर उसको आगे फैलाना, अवेयरनेस देना, दिस इज़ कॉल्ड रिज़ल्ट्स. आज के लिए बस इतना ही. अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस है तो यू कैन फ्रीली आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और इस तरह की फर्दर वीडियोस के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय, मस्ट लव, अल्लाह हाफिज़.